मैं ऐसे नहीं मरूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं बार बार जन्म लूंगा इस संसार में, ये बताने के लिए कि तुम नहीं, मैं था इस सृष्टि का सबसे महान धनुर्धारी योद्धा। और तुमने मुझे जिस छल और अन्याय से मारा है, उसका प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव पर एक और तीर चढ़ाया और सूर्यपुत्र कर्ण के सीने पर चला दिया। वो तीर तेजी से हवा को चीरते हुए उनके शरीर में धंस गया और खून की लाल मोटी धार वहां से बहने लगी। कृष्ण, मुझे पता है तुम सब देख रहे हो। तुम तो खुद को भगवान कहते हो, तो फिर मैं इस छल और अन्याय का प्रतिशोध कैसे लूंगा? क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे एक और मौका मिलना चाहिए अपनी योग्यता साबित करने का, सृष्टि में अपना नाम स्थापित करने का? मुझे नहीं चाहिए ये कथा जिसमें मैं अर्जुन के हाथों इस तरीके से मृत्यु को समर्पित हो जाऊं। कहो, बताओ, अगर मैंने थोड़ा सा भी धर्म किया है तो मेरी ये इच्छा पूरी हो। अगर कर्ण जीवित रहता तो बनता सारे युगों में सबसे महान, सबसे भयंकर, महाशक्तिशाली योद्धा। इससे पहले कि कर्ण कुछ और बोल पाते, उनके गले को एक और तीर चीर चुका था और इस तरह वीर अर्जुन के हाथों महावीर कर्ण का अंत हुआ। नहीं, ये मैंने बोला था। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। और ये कहानी, जितनी बार भी ये कहानी पढ़ता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरा खून जलने लगता है। कौन है जिसने ये कहानी लिखी, वो भी ऐसे? अगर मुझे वो मिल जाए जिसने ये बात फैलाई थी। मैं इतना घमंड से बोला था। मेरी सारी इमेज घमंडी कर्ण बना दिया। किसी मेरे दुश्मन ने ही लिखी होगी और अब सब मान भी रहे हैं। और कृष्ण, तुमने ये जो खेल रचा है ना, मेरी इच्छा पूरी भी कर दी, लेकिन मुझे क्या बना दिया? अब किसी से कहूंगा कि मैं कर्ण माहेश्वरी, महाभारत के कर्ण का दूसरा जन्म हूं, तो कोई नहीं मानेगा, उल्टा हंसेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जन्म तो लिया है, लेकिन अपने ही दुश्मन अर्जुन के वंश में। हद है। अब मैं कैसे पूरा करूं अपना वचन? मैं अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन भी गया, तब भी रहूंगा तो अर्जुन के वंश का ही हिस्सा। क्यों कृष्ण, क्यों? जब कर्ण माहेश्वरी को पता चला कि वो पिछले जन्म में महावीर कर्ण था, तब वो 10 साल का था और तभी से उसकी ये लड़ाई शुरू हो गई। उसका जन्म क्यों और कैसे अर्जुन के वंश में हुआ, ये एक रहस्य था जिसका पता शायद भगवान श्री कृष्ण को होगा। ये सोचकर कर्ण रोज कई बार कृष्ण को कोसता रहता था। दुनिया में इतने खानदान होंगे, लेकिन मैं अर्जुन के खानदान में फंसा हुआ हूं, और ऊपर से नाजायज वंश में। अब अगर कलयुग को हराना है तो पहले अपनों को ही मारना होगा। महाभारत फिर से। कर्ण की जगह कोई और होता तो अर्जुन के खानदान में जन्म लेकर गर्व महसूस कर रहा होता, लेकिन कर्ण के लिए यह मानना ही बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब उसे अपनी पुरानी जिंदगी पूरी याद थी। द्वापर युग में भी वो हमेशा इसी बात से लड़ता रहता था कि वो अर्जुन से ज्यादा महान योद्धा है। महान अर्जुन। कर्ण ने अपना सिर उठाकर उस बड़ी सी कोठी के कमरे में देखा। सामने दीवार जितनी बड़ी पेंटिंग थी, किसी ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। अर्जुन की तस्वीर। इसी तस्वीर के आधार पर B.R. चोपड़ा ने अपने टीवी सीरियल महाभारत में अर्जुन का किरदार बनाया था। मुझे पता है अर्जुन, तुम ऐसे नहीं दिखते थे। कर्ण ने शीशा उठाया और खुद को देखना शुरू कर दिया। आज वो 18 का हो चुका था। 18 साल का एक लड़का जो अर्जुन की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था, लेकिन क्योंकि उसके नाम के आगे माहेश्वरी लगा था, तो रगों में खून तो अर्जुन का ही था। पहले पहले कर्ण को लगा था कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन फिर ये एक्सेप्ट करने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन का वंशज कर्ण, यानी कर्ण माहेश्वरी। अब कहानी ये भी है कि परीक्षित को इस दुनिया से गए हजारों साल बीत चुके हैं। भारत में कितने आक्रमण हुए, पूरी सिविलाइजेशन कहां से कहां पहुंच गई। उसमें इतने मिक्सअप हुए कि पूरा वंश 2 हिस्सों में बट गया। एक माहेश्वरी खानदान प्योर ब्लड यानी कि जायज, और दूसरा नाजायज। और कर्ण की किस्मत या कृष्ण का खेल कि कर्ण ने जन्म लिया
नाजायज खानदान में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये वाला खानदान ऐसे ही किनारे पड़ा रहता था। बड़ी सी कोठी थी, जमींदार, मतलब अपने शहर के राजा की तरह वो लोग रहते थे। करण अभी अपनी कोठी के खुले आंगन में मिट्टी के अखाड़े के अंदर कसरत कर रहा था, लकड़ी की तलवार से। आज उसका वहां आखिरी दिन था। उसके पिता ईश्वर माहेश्वरी उसके सामने थे। ओह, फिर से नहीं। ईश्वर माहेश्वरी ने थकी आंखों से अपने 18 साल के बेटे को देखा, जो 5 साल की उम्र से रोज इस मिट्टी के मैदान में आकर अपनी ट्रेनिंग करता था। ईश्वर माहेश्वरी बचपन से करण की आंखों को देखकर डरते थे। हैवान है ये। करण का शरीर अपनी उम्र के मुकाबले बहुत सुडौल था। चौड़ा सीना, मजबूत हाथ, मजबूत बॉडी। इस समय वो अखाड़े में अपनी लकड़ी की तलवार चला रहा था, जो लकड़ी के पुतले से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। सर, करण बाबा ने एक और तलवार तोड़ दी। मैं बस चला रहा था, अपने आप टूटी है। आपने देखा है ना पिताजी, मुझे असली हथियार चलाने दीजिए। कलयुग को ऐसे थोड़ी ना हरा पाऊंगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो करण। कुछ ही दिनों में ब्लड लाइन सेरेमनी होगी। उसके बाद असली तलवार और कृष्ण की योगिक शक्तियाँ दोनों मिल जाएंगी। बस अपने आप को। कैसे करूं सब्र? मुझे आप नहीं समझेंगे पिताजी। करण ने एक हाथ से पुतले पर जोरदार वार किया। पुतले के परखच्चे उड़कर चारों तरफ बिखर गए। दे दीजिए ना असली तलवार, कल वैसे भी मुझे उन्हीं से लड़ना होगा। नियम। किसी को पता नहीं चलेगा। नियम। आप थोड़ा नियम तो तोड़ सकते हैं। माहेश्वरी खानदान अर्जुन का वंश है। अर्जुन की परंपरा नहीं तोड़ सकते। अर्जुन जैसे नियम नहीं तोड़ते थे। छल से उन्होंने कर्ण को नहीं मारा। क्या? कुछ नहीं। सेरेमनी। माहेश्वरी खानदान में हर 12 साल में एक दिन आता था जब सब कुछ बदल सकता था। वंश स्थापन समारोह, यानी ब्लड लाइन सेरेमनी। उस सेरेमनी में माहेश्वरी खानदान के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, जो अभी अभी 18 के हुए हों। जायज और नाजायज सब एक छिपे हुए प्राचीन महल में। कहते हैं कि वो महल परीक्षित ने कलयुग से बचने के लिए बनवाया था। सेरेमनी का कारण ये डिसाइड करने के लिए कि माहेश्वरी खानदान का अगला मुखिया कौन बनेगा जो कलयुग की काली शक्तियों से लोहा लेगा और कल्कि के आने तक सब कुछ बचा कर रखेगा। पता नहीं वंश के किस मुखिया ने यह फैसला लिया था कि जायज या नाजायज कोई भी मुखिया बन सकता है, बस उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आपको भी पता है पिताजी, कंपटीशन इतना साफ नहीं है। हम नाजायज वंश वालों को उससे पहले ना तो असली तलवार से सीखने देते हैं और ना ही हमारे पास योगिक शक्तियां होंगी, जबकि जायज वंश वाले इतने ताकतवर होंगे कि हमें चुटकी में मिटा दे। ईश्वर माहेश्वरी को सब याद था। उन्हें इसी शर्म का सामना अपने 18वें जन्मदिन पर करना पड़ा था। मैंने कहा है कि तुम महान योद्धा बनने का सपना छोड़ दो। वो तो नहीं होगा। अर्जुन से भी महान योद्धा बनकर दिखाऊंगा। कल की आए ना आए, मैं कलयुग को खत्म करूंगा।